दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इनेलो की तरफ से कौन से वो तमाम चेहरे हैं, कौन से वो बड़े नेता हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और उन जातीय समीकरणों के आधार पर और 2019 के चुनाव परिणाम के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर कौन यहां से मजबूत उम्मीदवार है और कौन यहां से विनिंग कैंडिडेट हो सकता है, किस पार्टी का यहां से दांव लग सकता है। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास। धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से 2019 के चुनाव परिणाम में क्या कुछ रहा था। तो यहाँ का जो चुनाव परिणाम है बड़ा रोचक रहता है हर बार। और 19 की अगर हम बात करें तो निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन यहाँ से विधायक बने थे। 44,008 वोट उनको मिले थे। वही निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने दूसरे स्थान के, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के सतबीर भाणा को हराया था 12,824 वोटों से। वहीं तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पे बीजेपी के वेदपाल एडवोकेट रहे थे जिनको 20,990 वोट मिले थे। वहीं चौथे स्थान की अगर हम बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे दिनेश कौशिक जिनको 16,142 वोट मिले थे। और वहीं पांचवें स्थान की अगर हम बात करें तो यहां से निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा रहे थे जिनको 14,242 वोट मिले थे। वहीं अगर हम छठे उम्मीदवार की बात करें तो छठे स्थान की बात करें तो छठे नंबर पर राजू ढूलपाई यहां से छठे स्थान पर जेजेपी की तरफ से रहे थे जिनको 8,138 वोट मिले थे। वहीं सातवें स्थान की अगर हम बात करें तो सातवें स्थान पर बीएसपी की तरफ से सुनीता ढूल रही थी जिनको 5,626 वोट मिले थे। आइए अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में निर्दलीय विधायक दिनेश कौशिक बने थे जिन्होंने बीजेपी के रणधीर गोलन को 4,832 वोटों से हराया था। वहीं उसके बाद और थोड़ा सा पीछे चलें तो 2009 के चुनाव परिणाम की बात करें तो 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार सुल्तान सिंह विधायक बने थे जिन्होंने दिनेश कौशिक को 4,051 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से 11,726 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हुई थी। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में 2019 में 12,824 वोटों से निर्दलीय विधायक की जीत होती है। वहीं अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 11,726 वोटों से बीजेपी की जीत होती है। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एज जो है वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में जता हुआ नजर आता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं और चुनाव के अंदर उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा एडी चोटी तक का जोर लगाते हैं, इसलिए समीकरण बदलते हैं। और खासकर जो बहुत बड़े बड़े चेहरे होते हैं जब उनको टिकट नहीं मिलती तो वो भी पार्टी बदल जाते हैं। वहीं अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के जो मतदाता है उनकी आबादी, उनकी संख्या जो है वो करीब 44,000 मतदाता हैं। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो करीब 1,73,000 यहाँ पर ग्रामीण मतदाता हैं। और वहीं शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 27,000 शहरी मतदाताओं की आबादी है। कुल आबादी की अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख मतदाता पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। वही इस विधानसभा क्षेत्र की खास बात यह है कि पिछले 30 वर्षों से यहां से निर्दलीय विधायक चुनाव जीतते रहे हैं। जी हाँ, हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र, जी हाँ, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र का अपना ही एक अलग इतिहास है, बिंदास इतिहास है। यहाँ पिछले 30 सालों से, लगातार 30 सालों से यहाँ से निर्दलीय विधायक चुनाव जीतते रहे। हालांकि 2024 के चुनाव परिणाम में क्या कुछ रहेगा उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, इस विधानसभा क्षेत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक सा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से हर चुनाव में
निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं जी। और जब वही उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ता है तो हार जाता है, और जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ता है तो वो जीत जाता है। चाहे वो रणधीर गोलन की बात हो, चाहे दिनेश कौशिक की बात हो, चाहे तेजवीर सिंह की बात हो, तो यहाँ पे एक बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम इस इलाके के लोग देते रहे हैं। और यहाँ से जो वर्तमान में निर्दलीय विधायक है रणधीर सिंह गोलन, वो पिछले 4.5 साल से उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रखा था, परंतु अभी लोकसभा चुनाव के चलते जब 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया तो उसमें रणधीर सिंह गोलन भी एक थे, और आज वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के करीबी माने जाते हैं। तो यहाँ का जो चुनाव परिणाम होगा वो किस उम्मीदवार को टिकट मिलती है और कौन उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ता है, उस पे काफी कुछ हद तक निर्भर करेगा। जी, उसके ऊपर निर्भर रहेगा। और खास बात यह भी होगी कि क्या 30 साल का इतिहास अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में टूटेगा या नहीं, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। आइए अब हम बात करते हैं टिकट के दावेदारों की। बिंदास हरियाणा की तरफ से अलग अलग टीमें भेजी गई, अलग अलग चुनाव सर्वे करवाए गए, और उन टीमों के माध्यम से जो टिकटार्थी, जो टिकट के दावेदार सबसे ऊपर आ रहे हैं, जिनके टिकट के दावेदारों में नाम शामिल किए गए हैं, उनके ऊपर आइए अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पुंडरी विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर दिनेश कौशिक, जो कि पूर्व विधायक हैं 2 बार के, हालांकि ये निर्दलीय चुनाव जीते हैं, प्रोफेसर दिनेश कौशिक जो है वो बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदार है। वहीं तेजवीर सिंह, जी हाँ, तेजवीर सिंह भी टिकट के दावेदार हैं। पूर्व विधायक ईश्वर सिंह के पुत्र हैं और पूर्व विधायक खुद भी रहे हैं और रोड बिरादरी से ये आते हैं। जी प्रदीप जी। अजय जी, दिनेश कौशिक जी की जहां तक बात है, दिनेश कौशिक जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, और उस नाते से क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और स्वाभाविक तौर पे उनकी दावेदारी है, परंतु क्योंकि वो पिछला चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस नाते से उनकी दावेदारी शायद कमजोर पड़े। और जहां तक आपने कहा तेजवीर सिंह जी की बात है, तेजवीर सिंह जी खुद भी विधायक रहे हैं और उनके पिताजी ईश्वर सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और इस इलाके के बड़े कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं और राजनीतिक परिवार से हैं, तो उस नाते से उनकी भी दावेदारी बड़ी मजबूत बनती है। परंतु पार्टी नेतृत्व किस पे भरोसा जताता है, क्योंकि सभी लोग एक एक बार चुनाव हार भी चुके हैं, हालांकि वो पहले विधायक रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी नेतृत्व किसी नए चेहरे पे दाव लगाता है या इन्हीं में से किसी एक पे भरोसा जताता है। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगले नाम है सतपाल जांभा, सतपाल जांभा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। विदेश भेजने का ये काम करते हैं और इसके अलावा सफाई अभियान को और ज़्यादा तवज्जो देने के लिए, पूरे इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए उस अभियान में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सतपाल जांभा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वहीं वेदपाल जो एडवोकेट हैं, वेदपाल एडवोकेट भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। पूर्व प्रत्याशी हैं और लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। ये दोनों नाम ही प्रदीप जी टिकट के दावेदारों में शामिल है बीजेपी की तरफ से। अजय जी, सतपाल जांभा की बात हो चाहे वेदपाल जी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और क्योंकि सामाजिक कामों में लगे रहते हैं। जहाँ तक वेदपाल जी की बात है, वेदपाल जी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नज़दीकियों में उनकी गिनती की जाती है, तो उस नाते से वो अपनी ताल ठोक रहे हैं और शायद मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को यदि तवज्जो मिलती है तो उसमें से वेदपाल जी एक हो सकते हैं। जी, वहीं आइए अब हम बात करते हैं आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदारों की। तो आईएनएलडी की तरफ से नेपाल सिंह हाबड़ी, जी हाँ, नेपाल सिंह हाबड़ी टिकट के दावेदार हैं। गोगी विधायक के रिश्तेदार हैं, पूर्व छात्र नेता रहे हैं। और इनके अलावा सुनीता ढुल पूर्व प्रत्याशी रहे हैं बीएसपी से, जो कि इन दिनों साथ में गठबंधन भी हो गया है इनका और वैसे भी पार्टी के अंदर आस्था रखती हैं। सुनीता ढुल भी आईएनएलडी की तरफ से टिकट की प्रबल दावेदार है। और वहीं विक्रम सिंह, ये तीनों नाम है, नेपाल सिंह हाबड़ी, सुनीता ढुल और विक्रम सिंह, ये तीनों ही नाम आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदारों में शामिल है।
अजय जी देखिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है, तो अभी तो ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन उम्मीदवार हो सकता है आईएनएलडी की तरफ से, क्योंकि अभी ये निश्चित नहीं हुआ है कि ये सीट गठबंधन में के कौन से सहयोगी के खाते में जाएगी। परंतु यदि ये सीट आईएनएलडी के खाते में जाती है तो चाहे नेपाल सिंह हाबड़ी क्योंकि छात्र नेता रहे हैं और सक्रिय व्यक्ति हैं, और जहाँ तक सुनीता डुल जी की बात की आपने, वो भी पिछला चुनाव लड़ चुकी हैं, और आपने जो बात की तीसरे उम्मीदवार विक्रम सिंह जी की, वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उस नाते से इन तीनों की दावेदारी बनती है। परंतु सुनीता डुल जी क्योंकि चुनाव लड़ चुकी हैं और पिछले चुनाव में भी उनका प्रदर्शन 5-6 हज़ार वोट लेकर के वो ठीक प्रदर्शन था उनका, तो उस नाते से वो भी एक सशक्त उम्मीदवार हो सकती है। जी, वहीं आईएनएलडी के बाद अगर हम जेजेपी की बात करें तो राजू पाई, जी हाँ, राजू पाई यहाँ से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। राजू पाई टिकट के प्रबल दावेदार हैं और साथ में ये एक अध्यापक समाज से भी संबंध रखते थे, तो इसके बाद अब ये जेजेपी की तरफ से राजू पाई टिकट के दावेदार हैं। अजय जी देखिए, राजू पाई बिल्कुल जननायक जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश के में फिलहाल जननायक जनता पार्टी का कोई बड़ा सा जनाधार नहीं बचा है, लेकिन फिर भी क्योंकि पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं राजू पाई, तो उस नाते से उनकी दावेदारी मजबूत बनती है और शायद पार्टी नेतृत्व राजू पाई के ऊपर ही भरोसा जताएगा। जी, आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नामों की लिस्ट है वो थोड़ी सी लंबी है। 5 सीटें विधान लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद कहीं न कहीं जो हरियाणा में कांग्रेस के टिकटार्थियों की जो संख्या है वो हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भी पुंडरी के अंदर भी संख्या कुछ ऐसी है। आइए अब हम बात करते हैं एक एक करके नामों की। तो रणधीर सिंह गोलन, जी हाँ, रणधीर सिंह गोलन पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वर्तमान विधायक है, रोड जाति से आते हैं। निश्चित रूप से इनका जो टिकट है वो लगभग फाइनल है, क्योंकि हुड्डा गुट के अंदर ये शामिल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक कदावर नेता थे, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह खुद सांसद थे, वो अपने बेटे की ही टिकट नहीं दिला पाए, तो ऐसे में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो रणधीर सिंह गोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार है। और वही अगर हम बात करें सुल्तान सिंह जड़ोला की, सुल्तान सिंह जड़ोला भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, पूर्व विधायक हैं, हुड्डा गुट से ये आते हैं। अजय जी देखिए, चाहे रणधीर सिंह गोलन की बात हो चाहे सुल्तान सिंह जड़ोला की बात हो, ये लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से नहीं हैं। रणधीर सिंह गोलन जी पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ वो लगातार खड़े रहे जी। और जब उन्होंने ये देखा है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर पड़ती दिखाई दी, तो वो उन्होंने अपना समर्थन वहाँ से वापस लेकर के और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। तो उस नाते से वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो और इसी तरीके से सुल्तान सिंह जड़ोला भी निर्दलीय विधायक के तौर पे ही रहे हैं। आज वो बेशक कांग्रेस पार्टी के में शामिल होकर के टिकट की अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है तो मैं समझता हूँ रणधीर सिंह गोलन हो चाहे सुल्तान जड़ोला हो, उन दोनों की दावेदारी कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई पड़ती है। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम है सज्जन सिंह ढुलपाई से, जी हाँ, सज्जन सिंह ढुलपाई से ये भी टिकट के दावेदार हैं। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं 3 बार के, और पिता भी इनके 4 बार के करीब चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। तो सज्जन सिंह ढुलपाई से ये भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वहीं सतबीर भाणा पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, सैलजा गुट से आते हैं, तो सतबीर भाणा भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अजय जी, जहाँ तक आपने बात की सज्जन सिंह ढुल जी की, सज्जन सिंह ढुल जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो अधिकारियों का परिवार कहा जा सकता है। इनके पिताजी किसी ज़माने में हरियाणा प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर के पद पर रहे और उसके बाद वो वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने चुनाव लड़े, और इसी तरीके से सज्जन सिंह ढुल जी भी अधिकारी रहे हैं। बिजली विभाग में वो बड़े उच्च स्तर पर अधिकारी रहे और उसके बाद उन्होंने भी चुनाव लड़ा।
लेकिन क्योंकि वो कभी भी किसी चुनाव में इनके परिवार को सफलता नहीं मिली, और सज्जन सिंह जी क्योंकि गुड़गांवा रहते हैं और लोगों के बीच में कम रहते हैं, वो वहाँ पे एक माना जाता है कि वो सिर्फ चुनाव के दिनों में इस इलाके में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदवारी पे मैं इतना मजबूत उनको उम्मीदवार नहीं मानता हूँ। हाँ, सतबीर भाणा जी क्योंकि पिछला चुनाव जब कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी इतना बढ़िया समय नहीं था, उस वक्त वो पार्टी के उम्मीदवार थे, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उस नाते से सतबीर भाणा जी की दावेदारी अवश्य मजबूत दिखाई पड़ती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीरज कुमार एडवोकेट टिकट के प्रबल दावेदार हैं। पूर्व सरपंच है, सैलजा गुट से आते हैं। नीरज कुमार एडवोकेट भी टिकट के दावेदार है। वहीं डॉक्टर महिपाल जड़ोला, जी हाँ, डॉक्टर महिपाल जड़ोला भी टिकट के दावेदार हैं। बैकवर्ड नेता हैं, अखिल भारतीय सेन समाज के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व प्रदेश सचिव रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर महिपाल जड़ोला जो है वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता के कामों को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, और इन दिनों लगातार कांग्रेस पार्टी का वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अजय जी, जहाँ तक आपने पहले नीरज जी की बात की है, नीरज जी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और उस नाते से क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, उस नाते से उनकी दावेदारी अवश्य है। और जहाँ तक आपने कहा महिपाल जी की, तो क्योंकि पार्टी के पुराने यदि देखा जाए तो वो पुराने छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और सामाजिक जीवन में भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और क्योंकि प्रदेश में कुमारी शैलजा जी का जो वर्तमान में प्रदेश में राजनीतिक कद है, उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उस नाते से उनकी दावेदारी स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई पड़ती है। जी, वही टिकट के दावेदारों में जो अगले नाम है सुभाष एडवोकेट हैं, हुड्डा के करीबी लोगों में इनकी गिनती होती है। और वहीं इंजीनियर कंवरपाल शर्मा, जी हाँ, इंजीनियर कंवरपाल शर्मा भी टिकट के दावेदार हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं आज का पार्टी से और हुड्डा के करीबी इन दिनों में माने जाते हैं। ये दोनों ही नाम भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और इसके अलावा प्रदीप चौधरी पुंडरी से ये भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, हुड्डा के करीबी लोगों में शामिल है। और वहीं इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी की यात्रा निकाली गई तो उस यात्रा के दौरान ये राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखते हुए, उनके साथ चलते हुए नजर आए थे। और इसके अलावा गांधी परिवार से भी उनकी जो नज़दीकियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से प्रदीप चौधरी पुंडरी भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। अजय जी, आपने जो सुभाष जी की बात की या कंवरपाल जी की या प्रदीप चौधरी की बात की, निश्चित तौर पे तीनों लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, हुड्डा जी के नज़दीकी हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका अपना एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनका एक अपना स्थान है, अपना एक सम्मान है। तो उस नाते से बहुत सारे लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, हर विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग टिकट के लिए दावेदारी पेश करते हैं। उस नाते से ये तीनों लोग भी अपनी दावेदारी अवश्य पेश करेंगे। और जहाँ तक आपने प्रदीप चौधरी जी के बारे में बात कही, वो बिल्कुल आपने सही कहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े रहे हैं और उस नाते से पार्टी नेतृत्व के नज़दीक हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी दावेदारी अवश्य पेश करेंगे और शायद वो एक मजबूत दावेदार हो भी सकते हैं। जी, वहीं कांग्रेस पार्टी के बाद अंतिम नाम के रूप में हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेंद्र शर्मा यहाँ पर टिकट के प्रबल दावेदार हैं। पूर्व मंत्री विकास पार्टी से 5 बार निर्दलीय चुनाव लड़े, एक INLD से लड़े हैं। और नरेंद्र शर्मा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। अजय जी, क्योंकि पुंडरी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे आता है और यहाँ से अभी पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था, उसमें डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। उस नाते से इस इलाके में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा भी है। और नरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी के, मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो पूर्व में विधायक रहे हैं, काफ़ी लंबा उनको राजनीतिक अनुभव है, उस नाते से वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बिल्कुल मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे होंगे। जी प्रदीप जी, अगर हम यहाँ पे बात करें त्रिकोणीय मुकाबले की, तो क्या लगता है पुंडरी में जिस प्रकार से 30 साल से लगातार निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से जीता है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है आपको कि अब की बार भी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा?
अजय जी, त्रिकोणीय की बात नहीं है, यहाँ पे तो बहुकोणीय मुकाबला होता रहा है। बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ निर्दलीय के तौर पे या राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ते रहे हैं, और अभी ये बात कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन किस पार्टी को उम्मीदवार होगा, क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आएगा बहुत सारे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे। आज हमने जिन नामों की चर्चा कांग्रेस पार्टी के लिए की है, हो सकता है कल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार बने। आज जिसकी हम चर्चा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कर रहे हैं, हो सकता है कल वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आ जाए। तो अभी तो भविष्य के गर्भ में होगा, बहुत अभी काफ़ी समय है। तो मैं लेकिन यहाँ पे ये बात निश्चित है कि यहाँ पे बहुकोणीय मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, अब की बार पुंडरी में बहुकोणीय मुकाबला होगा। हालांकि पहले भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, ये जो नाम हमने आज आपको बताए हैं, जिन नामों के ऊपर हमने आज चर्चा की है, इन नामों में से आपकी नज़र में कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन नामों के अलावा भी कोई ऐसा चेहरा, ऐसा नेता जो इस सर्वे में छूट गया है, तो आप उनका भी नाम हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ताकि जब दोबारा चुनाव के नज़दीक, जब दोबारा बिंदास हरियाणा का सर्वे हो, तो उस सर्वे में हम उन नामों को डाल सके और जनता तक पहुँचा सके। ये थी पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग जानकारियों के साथ, राजनीतिक व वहाँ के जो हालात है उन तमाम जानकारियों के साथ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वहाँ की जनता का मूड क्या कुछ कहता है। तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व प्रदीप जी को इजाज़त। नमस्कार।